साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मधुशाला तथागत संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र यानी कोचिंग सेंटर में स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए आज हम नया प्रकरण लेके आए हैं। प्रकरण हमारा है खड़ी बोली की शैलियाँ। यही खड़ी बोली हिंदी चाहे खड़ी बोली की शैलियाँ। इसके पहले हमने बताया है जो खड़ी बोली है उसको दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है। एक का अर्थ तो मानक हिंदी और मानक हिंदी की 3 शैलियाँ बताया। मानक खड़ी बोली या मानक हिंदी की 3 शैलियाँ हमने बताया। पहला हिंदी, दूसरा उर्दू और तीसरा हिंदुस्तानी। मानक की 3 शैलियाँ रहीं। उसी तरह से आइए हम जानते हैं कि जो शैलियाँ हैं 3 हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी, इनकी विशेषताएँ, इनसे जो प्रश्न बनते हैं उनके बारे में जानते हैं। डॉक्टर नागेंद्र ने खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप में माना है। खड़ी बोली खड़ी बोली या कौरवी, इसका उद्भव उन्होंने सौरसेनी अपभ्रंश के सौरसेनी अपभ्रंश तो हुआ ही है, लेकिन सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी शैली से माना है। डॉक्टर नागेंद्र ने खड़ी बोली या कौरवी को इसका उद्भव डॉक्टर नागेंद्र ने खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी शैली के रूप में माना है। ध्यान रखिएगा। तो खड़ी बोली या कौरवी सौरसेनी की उत्तरी शैली के रूप में माना है। खड़ी बोली का अर्थ था खरा, बिल्कुल शुद्ध, मानक या परिनिष्ठित या टकसाली। कई प्रश्न अभी भी बने थे कि खड़ी बोली को शुद्ध रूप से क्या किस नाम से जाना था। ऑप्शन जब देगा शुद्ध रूप में परिनिष्ठित देगा या टकसाली देगा या परिमार्जित देगा या शुद्ध रूप देगा, तो सबसे ज्यादा टकसाली पूछता। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग टकसाली मारिएगा। खड़ी बोली का जो शब्द है खड़ी शब्द खड़ी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हमने बताया कि लल्लू लाल ने बताया है। तो ये प्रश्न पूछता है कि खड़ी बोली जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग लल्लू लाल जी ने अपने किस ग्रंथ में किया है और किस रूप में किया है। तो लल्लू लाल ने खड़ी बोली यानी कि खड़ी शब्द या खड़ी बोली नाम सर्वप्रथम प्रेम सागर की भूमिका में किया है। ठीक है, खड़ी बोली लल्लू लाल ने, ठीक है, लल्लू लाल ने खड़ी बोली लल्लू लाल ने अपने ग्रंथ प्रेम सागर, याद रखिए बहुत ज्यादा प्रश्न बनता है, इनका ग्रंथ खड़ी बोली शब्द लल्लू लाल ने अपने ग्रंथ, उनका ग्रंथ है प्रेम सागर की भूमिका में प्रयोग किया है। लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा प्रश्न बनता है। खड़ी बोली जो शब्द है या खड़ी बोली नाम है, यह लल्लू लाल ने अपने किस ग्रंथ में किया है प्रयोग? प्रेम सागर में। प्रेम सागर में खड़ी बोली, प्रेम सागर की भूमिका में उन्होंने, ये प्रश्न बना है ये कहाँ पे, तो प्रेम सागर की भूमिका में खड़ी बोली शब्द का नाम लल्लू लाल ने अपने ग्रंथ प्रेम सागर में किया है। अब आइए खड़ी बोली की जो हमने शैलियाँ बताया है, 3 शैलियाँ, जिसमें जो मानक रूप रहा है जो हिंदी है, उर्दू है और हिंदुस्तानी है। तो खड़ी बोली की जो 3 शैलियाँ कौन कौन सी हैं?
खड़ी बोली की 3 शैलियाँ, अब इसको नोट करना हो कर लीजिए, नहीं कोई बात नहीं। डॉक्टर नागेंद्र ने खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसेनी या भ्रंश के उत्तरी शैली के रूप में माना है। और खड़ी बोली जो है, ये शब्द या इस भाषा का प्रयोग सबसे पहले लल्लू लाल ने अपने ग्रंथ प्रेम सागर की भूमिका में किया है। इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम बता रहे हैं कि खड़ी बोली की जो 3 शैलियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो खड़ी बोली की जो 3 शैलियाँ हमने बताया, उनमें है खड़ी बोली की जो 3 शैलियाँ हैं, तो खड़ी बोली की 3 शैलियाँ हैं। कौन कौन सी है? पहला है हिंदुस्तानी के बारे में आपको बताएंगे। दूसरा साहित्यिक हिंदी, साहित्यिक खड़ी बोली या हिंदी या खड़ी बोली, साहित्यिक खड़ी बोली या साहित्यिक खड़ी बोली या हिंदी या आर्य भाषा। खड़ी बोली की जो 3 शैलियाँ हैं, उनमें पहला है हिंदुस्तानी, दूसरा है खड़ी बोली साहित्यिक खड़ी बोली जो साहित्य में प्रयोग होता है, जो साहित्य रचे जाते हैं, या हिंदी, यानी हिंदी को हमने बताया ही, हिंदी वही शुद्ध परिमार्जित या मानक प्रतिष्ठित रूप, या आर्य भाषा को भी इसी में मतलब कुल मिलाकर के यही है, साहित्यिक बोली या हिंदी या आर्य भाषा। और तीसरा है उर्दू। ठीक है, तीसरा इसमें वो नहीं लगेगा, उर्दू। तो खड़ी बोली की ये 3 शैलियां हैं। पहली शैली है हिंदुस्तानी शैली, दूसरा साहित्यिक खड़ी बोली या हिंदी या आर्य भाषा, और तीसरा है उर्दू। यह खड़ी बोली की 3 शैलियां हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पूछता है खड़ी बोली की 3 शैलियां कौन कौन सी हैं, या 3 है कि 2 हैं, ये भी पूछता है। खड़ी बोली की 3 शैलियां हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी, या उसे आर्य भाषा या हिंदी या साहित्यिक खड़ी बोली। तो आर्य भाषा क्या है, इसके बारे में हम आपको बाद में विस्तार से बताएंगे। इससे पहले आप लोग जान लीजिए कि खड़ी बोली जो आंदोलन है, वो पंडित अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने 1887 ईस्वी में चलाया था, और उसी से संबंधित उन्होंने एक खड़ी बोली गद्य और खड़ी बोली पद्य, खड़ी बोली पद्य नामक पुस्तिका 1888 में प्रकाशित कराया। अयोध्या प्रसाद खत्री ने जो 1857 से 1905 तक रहे, इनका काल जो रहा 1857 से 1905 तक रहा, अयोध्या प्रसाद खत्री। इसके बारे में बताने से पहले हम जो खड़ी बोली का जो आंदोलन है उसके बारे में बता देते हैं। ठीक है, खड़ी बोली आंदोलन, इसके प्रमुख नेता रहे अयोध्या प्रसाद खत्री। अयोध्या प्रसाद खत्री है ये खड़ी बोली आंदोलन के प्रमुख नेता जो रहे हैं, जो उन्होंने खड़ी बोली आंदोलन चलाया। अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली आंदोलन 1887 में चलाया था। ठीक है, इनका काल 1857 से 1905 तक रहा है। 1857 से 1905 तक रहा है, 1905 तक रहा। इनकी मृत्यु 5 जनवरी 1905 तक। ठीक है, अयोध्या प्रसाद खत्री का जो काल है 1857 से 1905 तक, यानी 5 जनवरी 1905 तक ये रहे, जिन्होंने खड़ी बोली आंदोलन चलाया 87 में, और पुस्तिका 88 में उन्होंने खड़ी बोली आंदोलन पद्य की पुस्तिका निकाला। तो हमने बताया आपको खड़ी बोली की 3 शैलियां हैं, हिंदुस्तानी शैली, साहित्यिक खड़ी बोली या हिंदी या आर्य भाषा, तीसरा उर्दू।
लेकिन अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने खड़ी बोली की 4 शैलियाँ बताया है, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न बना है कि अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने जो खड़ी बोली आंदोलन के अग्रदूत रहे हैं, इन्होंने खड़ी बोली गद्य की 4 शैलियाँ बताया है। तो अयोध्या प्रसाद खत्री ने कितनी शैली बताई? खड़ी बोली गद्य की 4 शैलियाँ, 4 शैलियाँ, ठीक है? खड़ी बोली गद्य की 4 शैलियाँ। अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली गद्य की 4 शैलियाँ बताया थे। अयोध्या प्रसाद खत्री ने 1857 खड़ी बोली आंदोलन चलाया। 1888 में इनकी पुस्तिका प्रकाशित हुई। अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने खड़ी बोली जो गद्य है उसकी 4 शैली, हम तो बताया 3 ही शैली, हिंदुस्तानी, साहित्यिक हिंदी या खड़ी बोली या शुद्ध या परिमार्जित या आर्य भाषा, और तीसरा उर्दू। तो अयोध्या प्रसाद खत्री ने 4 शैलियाँ बताई। यह प्रश्न बना है, उसको ध्यान रखिएगा, ये पूछता है, ठीक है? तो अयोध्या प्रसाद खत्री ने ये 4 शैलियाँ बताया है। कौन-कौन सी शैली बताया है? पहली शैली मौलवी शैली, दूसरा मुंशी शैली, ठीक है? अयोध्या प्रसाद खत्री ने 4 शैलियाँ बताया। पहला मौलवी शैली, दूसरा मुंशी शैली, तीसरा पंडित शैली, चौथा मास्टर शैली। 4 शैलियाँ। अभी तक जो खड़ी बोली के इतिहास जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें मिला था कि खड़ी बोली की जो शैलियाँ हैं वो 3 शैलियाँ हैं। हिंदुस्तानी शैली, खड़ी बोली साहित्यिक या हिंदी या आर्य भाषा, और तीसरा उर्दू। लेकिन अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने खड़ी बोली का शुद्ध रूप से आंदोलन चलाया। उन्होंने ब्रज भाषा के विरोध में आंदोलन चलाया। उन्होंने कहा कि ब्रज भाषा को त्यागिए और खड़ी बोली को अपनाइए। जगह जगह ये स्टेटमेंट देते थे, भाषण देते थे, और इसके पीछे उन्होंने बहुत सारा खर्च किया। सबसे ज़्यादा खर्च पंडित अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने अपने दौलत का उन्होंने प्रयोग किया। जितना खर्च किया कि जितना कि कहा जाता है कि इनके बारे में पुरुषोत्तम दास जी ने कहा है। पुरुषोत्तम दास जी ने 1905 में एक स्टेटमेंट सरस्वती पत्रिका में उन्होंने दिया कि अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने इतना खर्च किया कि जितना राजा महाराजा नहीं खर्च करते हैं। अपना द्रव्य इतना खर्च किया जितना राजा महाराजा लोग नहीं करते हैं। इसके लिए खड़ी बोली आंदोलन के लिए लोगों को कहा कि ब्रज भाषा को छोड़ो और खड़ी बोली को अपनाओ। खड़ी बोली में ही गद्य लिखो और पद्य लिखो, ठीक है? तो खड़ी बोली गद्य के प्रमुख नेता रहे हैं अयोध्या प्रसाद खत्री। इनके बारे में पुरुषोत्तम दास ने सरस्वती पत्रिका में उन्होंने बताया कि खड़ी बोली प्रचार करने में अब खत्री जी ने इतना खर्च किया जितना कि राजा महाराजा भी नहीं खर्च करते हैं। और अयोध्या प्रसाद खत्री ने जो 4 शैलियाँ बताया, पंडित शैली, मौलवी शैली, मुंशी शैली और मास्टर शैली, ये 4 शैलियाँ इन्होंने बताया। अयोध्या प्रसाद की जीवनी, अयोध्या प्रसाद की जीवनी है अयोध्या प्रसाद नाम से ही, ठीक है? एक अयोध्या प्रसाद, यह किस विधा की रचना है? यह जीवनी है, ठीक है? अयोध्या प्रसाद यह जीवनी विधा है, यह रचना है, यह जीवनी विधा है। तो अयोध्या प्रसाद नामक जीवनी किसने लिखा? पुरुषोत्तम प्रसाद ने लिखा। और अयोध्या प्रसाद खत्री के बारे में अयोध्या प्रसाद नामक जीवनी पुरुषोत्तम, इसके राइटर हैं, लेखक हैं पुरुषोत्तम दास।
तो इसके लेखक हैं पुरुषोत्तम प्रसाद, दास नहीं बल्कि प्रसाद है, ये प्रसाद, गलती गलती हो गई, प्रसाद। तो अयोध्या प्रसाद खत्री के बारे में अयोध्या प्रसाद नामक जीवनी किसने लिखा? पुरुषोत्तम प्रसाद ने लिखा है। इसको 1905 ईस्वी में अयोध्या प्रसाद नामक जीवनी 1905 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में, इसमें सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित करवाया। तो सरस्वती जो प्रेस चलता था उसमें 1905 ईस्वी में अयोध्या प्रसाद नामक जीवनी पुरुषोत्तम प्रसाद ने 1905 ईस्वी में यहाँ प्रकाशित करवाया। और इसी अयोध्या प्रसाद नामक जीवनी में उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने, किसने? पुरुषोत्तम दास जी ने इसमें कहा अयोध्या प्रसाद नामक जीवनी में कि अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने खड़ी बोली के आंदोलन में इतना खर्च किया कि इतना द्रव्य खर्च किया कि जितना कि राजा महाराजा भी नहीं करते हैं। तो यह अयोध्या प्रसाद नामक जीवनी विधा की रचना है, जिसके रचनाकार हैं पुरुषोत्तम प्रसाद जी, जिन्होंने 1905 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में से प्रकाशित करवाया। तो अयोध्या प्रसाद खत्री जी खड़ी बोली गद्य के आंदोलन करता रहे हैं प्रमुख। इन्होंने 4 शैलियां बताया है। कौन कौन सी शैली है? अयोध्या प्रसाद खत्री ने कौन कौन सी शैली बताया है? कौन कौन सा बताया? मौलवी शैली, मुंशी शैली, पंडित शैली और मास्टर शैली। ये प्रश्न पूछता है कि ये जो शैलियां, जो चार शैलियां किसने बताया? तो अयोध्या प्रसाद खत्री ने जी बताया है। अब आइए हम जानते हैं हिंदुस्तानी क्या है। साहित्यिक हिंदी या आर्य भाषा या हिंदी या शुद्ध परिनिष्ठित या परिमार्जित हिंदी क्या है? खड़ी बोली क्या है? और उर्दू क्या है? उर्दू के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो हमने बताया कि जो मानक रूप है खड़ी का, उसकी 3 शैलियां हमने पहले बता दिया था, हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी। वही आज हम इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे। अभी तक हमने अयोध्या प्रसाद खत्री जी के बारे में बताया, इसलिए क्योंकि खड़ी बोली आंदोलनकर्ता के, खड़ी बोली गद्य के आंदोलनकर्ता के प्रमुख नेता रहे हैं। तो उनके बारे में बताया, उनकी जीवनी बारे में बताया। तो अब आइए बोलते हैं चलते हैं हिंदुस्तानी की तरफ। पहला हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी जो शैली है, खड़ी बोली गद्य या खड़ी बोली भाषा की जो जो हिंदुस्तानी शैली है, इसे मोटे रूप में आप जान लीजिए कि हिंदुस्तानी शैली क्या है। थोड़ी चीज में आप जान लेंगे। ऐसी भाषा, शैली या भाषा जिस ऐसी शैली या भाषा जिसमें तत्सम, तद्भव, अरबी, फारसी, तुर्की, हिंदुस्तानी शैली उसे कहा गया है। ऐसी भाषा जिसमें तत्सम, तद्भव, अरबी, फारसी, तुर्की, जिसमें अरबी, फारसी, तद्भव, तत्सम, अरबी, फारसी, तुर्की सभी सभी के शब्द मिलते हैं, उसे हिंदुस्तानी शैली कहते हैं। ठीक है, याद रखिए, हिंदुस्तानी शैली वो है या हिंदुस्तानी भाषा वो है जो भाषा वैज्ञानिकों ने वितरण किया है अलग अलग उपवर्गों में। तो हिंदुस्तानी शैली उसे कहते हैं, ऐसी शैली, ऐसी भाषा जिसमें तद्भव, तत्सम, अरबी, फारसी, तुर्की, इन सभी भाषाओं के, सभी लिपियों के शब्द मिलते हैं, उसे हिंदुस्तानी शैली कहा गया। हिंदुस्तानी शब्द 2 शब्दों से बना, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान प्लस ई, इन 2 शब्दों से मिलकर बना है हिंदुस्तानी। ग्रियर्सन और धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है कि ये जो शैली है ये अंग्रेजों ने दिया। किसने कहा? ग्रियर्सन प्लस धीरेन्द्र वर्मा। ग्रियर्सन और धीरेन्द्र वर्मा ने माना है कि यह हिंदुस्तानी शैली अंग्रेजों की देन है। ठीक है,
डॉक्टर ग्रियर्सन और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदुस्तानी शैली को अंग्रेजों की देन माना है। याद रखिएगा, ये पूछा भी है कि हिंदुस्तानी शैली अंग्रेजों की देन है या किसने माना। डॉक्टर ग्रियर्सन और धीरेन्द्र वर्मा दोनों लोगों ने इस बात का समर्थन किया है। ठीक है। इसमें एक चीज और है कि ताजुके बाबरी में भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी का शब्द का प्रयोग हुआ है। एक है ताजुके बाबरी। ताजुके बाबरी पुस्तक है जिसमें भाषा के रूप में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है। हिंदुस्तानी जो यहाँ की भाषा बोली जाती है, जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की, तद्भव, तत्सम सभी के शब्द मिलते थे, तो ताजुके बाबरी में कहा गया है कि यह हिंदुस्तानी भाषा है। और ग्रियर्सन धीरेन्द्र वर्मा ने माना है कि यह अंग्रेजों की देन है, अंग्रेजों ने दिया हमें। तो लेकिन ताजुके बाबरी में कहा गया कि नहीं, ये हिंदुस्तान की ही भाषा है, हिंदुस्तानी भाषा है। वहीं गारसा दतासी ने हिंदुस्तानी को मानक रूप में ग्रहण किया है। जैसे अन्य वैज्ञानिकों ने, जो भाषा वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने खड़ी बोली साहित्यिक या आर्य भाषा को मानक रूप में, जो साहित्यिक खड़ी बोली रही या शुद्ध हिंदी या परिमार्जित परिनिष्ठित रही है, तत्सम शब्दों का जिसमें केवल प्रयोग होता है, संस्कृत शब्दों से जो निकले हुए, उनको माना है। लेकिन वहीं पर डॉक्टर गारसा दतासी ने हिंदुस्तानी को मानक माना है। याद रखिएगा, हिंदुस्तानी जो है, इस हिंदुस्तानी को मानक गारसा दतासी ने माना है। गारसा दतासी ने हिंदुस्तानी को मानक खड़ी बोली माना है। याद रखिएगा, गारसा दतासी ने कहा कि जो शुद्ध रूप है हिंदी का या खड़ी बोली का, वो हिंदुस्तानी है। किसने बताया? गारसा दतासी ने। तो गारसा दतासी ने हिंदुस्तानी शैली को शुद्ध रूप या मानक रूप में, इसे मानक रूप में ग्रहण किया। ठीक है। गारसा दतासी जी ने हिंदुस्तानी शैली को मानक रूप में माना है, और अन्य लोगों ने, लगभग सभी ने जो शुद्ध रूप साहित्यिक है उसे मानक माना है, जो परिनिष्ठित या परिमार्जित रूप है। और हिंदुस्तानी के जो गारसा दतासी है, इनका समर्थन तो गांधी जी ने भी किया। ठीक है। गांधी जी ने भी इसी को माना कि हिंदुस्तानी जो है, इसे भी मानना चाहिए शुद्ध रूप से। हिंदी उर्दू के बीच की भाषा को हिंदुस्तानी माना गया है। लेकिन वास्तविकता देखिए ये है, हिंदुस्तानी जो सभी ने जो स्वीकार किया है, वो यही स्वीकार किया है, यानी कि जिसमें तत्सम, तद्भव, अरबी, फारसी, तुर्की सभी के शब्द मिलते हैं, वह हिंदुस्तानी है। यानी कि हिंदुस्तानी को माना है कि जिसमें हिंदी और उर्दू, हिंदुस्तानी क्या है कि हिंदी यानी कि जो शुद्ध रूप है, प्लस उर्दू उर्दू जिसमें कुछ अरबी, फारसी, तुर्की का शब्द है, इन दोनों की बीच की भाषा क्या माना है? हिंदुस्तानी माना। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिकों ने, भाषा वैज्ञानिकों ने कहा है कि हिंदी और उर्दू के बीच की भाषा क्या है? हिंदुस्तानी। और इसकी जो लिपि होगी, जैसे इसमें तद्भव, तत्सम, अरबी, फारसी, तुर्की है ना, सभी शब्द हिंदुस्तानी मिलते हैं, इसलिए इसकी लिपि जो होगी, हिंदुस्तानी की लिपि, वो देवनागरी भी हो सकती है, अरबी, फारसी, इसमें अरबी की भी हो सकती है। इसकी लिपि जो हिंदुस्तानी की लिपि कौन कौन सी है, अब जान लीजिए। हिंदुस्तानी को तमाम भाषा वैज्ञानिकों ने माना है कि यह हिंदी और उर्दू के बीच की भाषा है। इसमें तत्सम, तद्भव, अरबी, फारसी, तुर्की सभी शब्द मिलते हैं, इसलिए इसे हिंदुस्तानी कहा जाता है। इसकी जो लिपि हो, हिंदुस्तानी की लिपि कौन सी होगी? लिपि इसकी कोई एक विशेष नहीं होगी। याद रखिएगा, हिंदुस्तानी की जो लिपि होगी वो अरबी अरबी, फारसी, देवनागरी, ठीक है, कोई भी हो सकती है। ठीक है। कोई भी
हो सकती है। हिंदुस्तानी की कोई एक लिपि नहीं होगी, बल्कि हिंदुस्तानी की जो लिपि होगी वो अरबी हो सकती है, फारसी भी हो सकती है, देवनागरी भी हो सकती है, ठीक है? इनमें जितने भी प्रयोग हुए हैं, तुर्की है, कोई भी लिपि हो सकती है, अरबी, फारसी, तुर्की, ये देवनागरी, हाँ? तो हिंदुस्तानी जो शैली है, उसे इस शैली को कहा जाता है, या हिंदुस्तानी बोली उसे कहा जाता है जिसमें तद्भव, तत्सम, अरबी, फारसी, तुर्की सभी शब्द मिलते हैं, उसे हिंदुस्तानी कहते हैं। उसकी लिपि कोई भी हो सकती है, अरबी हो सकती है, फारसी हो सकती है, तुर्की हो सकती है, ठीक है? कुछ कोई भी हो सकती है, देवनागरी भी हो सकती है। शुरू-शुरू में जो खड़ी बोली थी, शुरू-शुरू में खड़ी बोली जो थी, जब जब ये उसका इसका उद्गम हो रहा था खड़ी बोली का, तो हिंदुस्तानी को ही खड़ी बोली, यानी खड़ी बोली का प्रारंभिक रूप हिंदुस्तानी को ही कहा गया, क्योंकि हिंदुस्तानी ही प्रारंभिक प्रारंभ याद रखिएगा इसको, ये पूछता है प्रारंभिक खड़ी बोली है। हिंदुस्तानी को ही प्रारंभिक खड़ी बोली कहा गया है। जो शुरुआत में खड़ी बोली थी, प्रारंभिक खड़ी बोली थी, वो हिंदुस्तानी ही शुरू-शुरू में खड़ी बोली कही जाती थी। बाद में इसका परिवर्तन हो गया और भाषा वैज्ञानिकों ने इसे इसका वितरण कर दिया। अब आइए जानते हैं हिंदुस्तानी के बाद हिंदी शैली या साहित्यिक खड़ी बोली, ठीक है? दूसरा साहित्यिक खड़ी बोली या आर्य भाषा, ठीक है? खड़ी बोली की जो दूसरी शैली है साहित्यिक बोली या खड़ी खड़ी बोली या आर्य भाषा या हिंदी, मान लीजिए परिनिष्ठित हिंदी या परिनिष्ठित हिंदी या शुद्ध हिंदी, परिमार्जित हिंदी। तो इसकी जो परिभाषा है वो साफ-साफ ये बताया गया कि इसमें जो साहित्यिक खड़ी बोली है या आर्य भाषा है या हिंदी, परिनिष्ठित हिंदी, टकसाली हिंदी, टकसाली हिंदी, इसमें केवल इसमें केवल तत्सम शब्दों का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, जो साहित्यिक खड़ी बोली आर्य भाषा या टकसाली हिंदी है, जो शुद्ध रूप से हिंदी का मानक प्रतिष्ठित रूप है, इसमें केवल तत्सम शब्दों का प्रयोग होता है। तत्सम मतलब जो शब्द प्राचीन काल में संस्कृत शब्द से निकले हुए हैं, जो शुद्ध रूप, जिनमें कोई अरबी, फारसी, तुर्की कोई लिपि या कोई भाषा का प्रभाव, किसी वातावरण का प्रभाव, चाहे किसी भी काल के जो विदेशी आए भारत में, इनके शब्दों का, इनके वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ा। जो शुद्ध रूप से संस्कृत से निकली वो तत्सम थी, तत्सम है। और इसी को जब साहित्यिक रूप में अपना लिया गया तो इसे साहित्यिक या टकसाली या आर्य भाषा के नाम से जाना गया। तो खड़ी बोली की दूसरी शैली जो है आर्य भाषा या टकसाली या साहित्यिक खड़ी बोली है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता कि इसमें केवल तत्सम शब्दों का प्रयोग होता है। हिंदुस्तानी में अरबी, फारसी, तुर्की सभी शब्दों का प्रयोग होता है। अब आइए जानते हैं उर्दू। अंत में जानते हैं उर्दू। ये उर्दू के बारे में जानते हैं। तो उर्दू शब्द हमने एक वीडियो डाला है, बना करके विस्तार से डाला है, आप लोग उसको सुन लीजिएगा। उर्दू भाषा की उत्पत्ति के बारे में, उर्दू शब्द की उत्पत्ति के बारे में हमने डाला है, तो याद रखिएगा उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। पढ़ना क्या, उसको आप सुन लीजिएगा, बहुत बढ़िया मैंने बोला है, पर्दे के पीछे से मैं बोल रहा हूँ। याद रखिएगा उर्दू जो है यह तुर्की भाषा का शब्द है। यह तुर्की भाषा का शब्द है, ठीक है? यह उर्दू जो है तुर्की भाषा का शब्द है, ठीक है? पूछता है कि उर्दू किस भाषा का शब्द है, तो यह तुर्की भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है, उर्दू का जो अर्थ होता है, शाही शिविर, शाही शिविर या खेमा या तंबू, ठीक है? उर्दू का जो अर्थ होता है शाही शिविर या खेमा या
तंबू। जब डॉक्टर नागेंद्र की किताब में दिया है, इसके बारे में दिया है, कि उर्दू भाषा मूलतः तुर्की भाषा का शब्द है। डॉक्टर नागेंद्र ने इसलिए सीधे साफ-साफ लिखा है कि उर्दू भाषा जो है, जो उर्दू शब्द है, वह तुर्की भाषा का शब्द है, ठीक है? इसका अर्थ होता है शाही शिविर या खेमा। यह तुर्कों के साथ भारत में आया, जिसका प्रारंभिक अर्थ था फौजी पड़ाव। इसे शाही शिविर, खेमा, तंबू या फौजी पड़ाव भी कहा जाता था। फौजी पड़ाव। उस समय क्या होता था, जब सेना आती थी भारत में युद्ध करने के लिए, तो जो बड़े-बड़े पड़ाव लगाए जाते थे, राजा का कहीं और लगता था, जो शाही शिविर लगते थे और छोटे लोगों का, और जो तंबू लगाए जाते थे, उन तंबू में जो लोग रहते थे, जो बोलते थे, उसी को उर्दू कहा गया। वही उनकी जो भाषा, उनकी जो उनके वातावरण का प्रभाव रहा, उन्होंने जो बोला वहाँ की, तो उसी तंबू या शाही शिविर या वहाँ की जो बोली जाती थी, वहाँ लोग उसमें उसके अंदर जो रहने वाले जो बोलते थे, उन्हीं को उर्दू कहा गया, यानी कि उसी खेमा को कहा गया उर्दू। और आज देखेंगे, आज भी जगह-जगह कहीं न कहीं आपको उर्दू बाज़ार मिल जाएँगे। तो उर्दू बाज़ार वो थे जहाँ-जहाँ शाही शिविर लगे, जहाँ-जहाँ उनके तंबू लगे, सेनाओं के तंबू लगे, राजा हुआ करते थे, सैनिक हुआ करते थे, शेख वगैरह हुआ करते थे, उनके लिए तंबू लगाए जाते थे। जो शाही शिविर लगाए जाते थे, उन्हीं को उर्दू के नाम से जाना गया। दिल्ली में लाल किला बना है। दिल्ली में लाल किला बना है, जो कि बहुत बड़ा पड़ाव था। ये सेना का जो शाही शिविर था, ये बहुत बड़ा शिविर था। तो जब ये बहुत बड़ा था, तो इसे उर्दू ए मुअल्ला कहा गया। उर्दू ए मुअल्ला। लाल किला को, ठीक है? लाल किला यानी कि जो बहुत बड़ा शाही शिविर था, जहाँ राजा का बहुत बड़ा शिविर लगाया गया था। जब ये बहुत बड़ा था, तो इसे उर्दू ए मुअल्ला के नाम से पुकारा गया, ठीक है? उर्दू ए मुअल्ला। तो जो लाल किला था, ये बड़ा शाही शिविर था, ठीक है? बड़ा शाही शिविर, ठीक है? बड़ा शाही शिविर था। शिविर मतलब तंबू या खेमा था। तो इसे उर्दू ए मुअल्ला कहा गया, यानी कि बहुत बड़ा तंबू, बहुत बड़ा खेमा, ठीक है? तो जब ये इसे उर्दू या मुअल्ला कहा, तो यहाँ की जो बोली बोलते थे, यहाँ लोग जो भाषा बोलते थे, उसे ज़बान ज़बान ए उर्दू ए मुअल्ला, ठीक है? तो जो लाल किला दिल्ली का बना है, और वहाँ सबसे बड़ा शाही शिविर था मुस्लिमों का, जो राजा वहाँ हुए। तो जब बहुत बड़ा तंबू लगा, तो वो बहुत बड़ा जब था, तो जब बहुत बड़ा विशाल था, तो उसे उर्दू ए मुअल्ला कहा गया। और वहाँ की जो बोली बोली जाती थी, जो बोलते थे लोग वहाँ पे, उसे ज़बान ए उर्दू मुहल्ला कहा गया, ठीक है? तो ज़बान ए उर्दू मुहल्ला, यानी कि ज़बान ए उर्दू मुहल्ला का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है शाही भाषा, ठीक है? ये उर्दू ए मुहल्ला, जो बड़ा लाल किला पे बहुत बड़ा शिविर लगा, ये शाही शिविर था, ठीक है? शाही शिविर था। तो बड़ा शिविर जब लाल किला पर लगा, तो उर्दू ए मुहल्ला उसे कहा गया। उर्दू मुअल्ला का मतलब हो गया यह शाही शिविर, जहाँ राजा का शिविर हुआ। हाँ, उस राजा के शिविर में जो बोले जाते थे, जो लोग बोलते थे वहाँ की जो बोली थी, उसको ज़बान ए उर्दू मुअल्ला कहा गया। इसका अर्थ ये हुआ कि शाही भाषा, ठीक है? शाही भाषा। और इसी शाही भाषा का संक्षेप क्या है? संक्षेप उर्दू है, ठीक है? तो उर्दू यह मूलतः तुर्की भाषा का शब्द है। यह मुस्लिमों के साथ, यानी तुर्कों के साथ भारत में आया। हुँ, उर्दू मूलतः तुर्की भाषा का शब्द है। यह मुस्लिमों यानी तुर्कों के साथ भारत में आया। और जब ये भारत में आया, तो जगह-जगह जो शिविर लगाए जाते थे, तंबू लगाए जाते थे, खेमा लगाए जाते थे,
उन्हीं को जो शाही शिविर हुआ करते थे, उन्हीं को उर्दू कहा गया। आज भी जगह-जगह उर्दू बाज़ार मिलते हैं। तो उर्दू वहाँ की जो लोग उस खेमा में लोग बोलते थे, उसी को उर्दू भाषा कहा गया। उसी खेमा या तंबू का अर्थ ही उर्दू लगाया गया। शाहजहाँ ने बनाया था, ठीक है? तो शाहजहाँ ने दिल्ली में एक लाल किला बनवाया, ठीक है? शाहजहाँ ने दिल्ली में लाल किला बनवाया, तो ये बहुत बड़ा तंबू था। उसके पहले ये बहुत बड़ा खेमा लगाया गया था, यानी बहुत बड़ा तंबू लगाया गया था। ये बहुत बड़ा शाही किला था, बहुत बड़ा शाही तंबू था या शाही पड़ाव था। तो जब बहुत बड़ा था तो इसे ज़बान-ए-उर्दू मुअल्ला कहा गया, यानी कि जो यहाँ की जो बोली बोली जाती थी, उसे ज़बान-ए-मुर्दू मुअल्ला या उर्दू कहा गया। और इस शिविर को कहा गया कि बहुत बड़ा था, इसलिए इसे उर्दू-ए-मुअल्ला कहा गया। उर्दू-ए-मुअल्ला मतलब बहुत बड़ा। तो बहुत बड़ा जो शिविर था, शाही शिविर था, उसे उर्दू-ए-मुअल्ला कहा गया। और वहाँ के जो बोलते थे लोग, बोली थी, उसे ज़बान-ए-उर्दू मुअल्ला कहा गया। और उसी को संक्षिप्त रूप में उर्दू कहा जाता है। लेकिन धीरे-धीरे वो जो बोली थी इतनी ज़्यादा प्रचलित हुई कि 18वीं 19वीं शताब्दी तक यह एक भाषा के रूप में चल पड़ा, जिसे उर्दू के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आपको हम थोड़ा-सा और बता देते हैं। भोलानाथ तिवारी की जो किताब में हमको मिला है, उसमें मिला है कि तिवारी जी ने कहा कि इसे चीनी भाषा का शब्द माना है। भोलानाथ तिवारी जी ने, थोड़ा-सा लेक्चर दे देना, सुन लीजिए। भोलानाथ तिवारी जी ने इसे चीनी भाषा का शब्द माना है। यही एक अलग आता है भोलानाथ तिवारी की किताब में कि उन्होंने लिखा है कि ये चीनी भाषा का शब्द, इसका संबंध शान यू तथा हूड़ों से जोड़ा है उन्होंने। उन्होंने शान यू तथा हूड़ों से, शान यू का अर्थ होता है लड़ाकू। शान यू माने होता है लड़ाकू। और ये लड़ाकू कौन थे? हूणों थे। तो उर्दू का शब्द भोलानाथ तिवारी की किताब में मिलता है, जो उन्होंने लिखा है। उन्होंने जो माना है, जो उर्दू है वो हूड़ हूड़ों से, यानी कि शान यू यानी कि लड़ाकू से माना है। यह हूड़ों से जोड़ा है। लड़ाकू ही राजा होता है, बाद में ही यही शान यू बिगड़कर हूड़ हो गया। उन्होंने माना है फलाना तिवारी। हूणों का कबीला हुआंग हो नदी के किनारे था, जिससे चीनी ने उर्दू उर्दू या घुमक्कड़ या यायावार कहा जाता है। जो हो हुआंग हो नदी के किनारे जो लोग कबीला रहते थे, उनको चीनी भाषा में क्या कहा जाता है? उर्दू कहा जाता है, उर्दू। याद रखिएगा, जो हुआंग हो नदी के किनारे जो उस समय यायावारी घूमने वाले घुमक्कड़ खुखार जो हूड़ रहा करते थे, उनको उर्दू नाम से जाना जाता है, या उर्दू का अर्थ होता है घुमक्कड़। घुमक्कड़ को यायावार भी कहा जाता है, ठीक है? इसी प्रवृत्ति के कारण भोलानाथ तिवारी ने उर्दू अर्थात भोलानाथ तिवारी ने उर्दू का संबंध चीनी से भाषा से माना है, चीनी से उत्पत्ति माना है। इसका संबंध उन्होंने हूणों से जोड़ा है। हूण रहते थे, यानी कि लड़ाकू थे, लड़ाकुओं से जोड़ा। और ये हुआंग हो नदी के किनारे रहते थे, जिनको लड़ाकू के नाम से जाना जाता था। ये घुमक्कड़ हुआ करते थे। जो घुमक्कड़ वहाँ चीन में हुआ करते थे, उन्हें उर्दू के नाम से जाना जाता था। उर्दू यानी घुमक्कड़ यानी यायावार। यही उर्दू बाद में धीरे-धीरे उर्दू शब्द की जगह ले लिया। यह भोलानाथ तिवारी के यहाँ मिलता है। तो हमने आज आपको बताया उर्दू खड़ी बोली की जो शैली है, या खड़ी बोली मानक की जो शैलियाँ हैं, वो हमने बता दिया। कौन-कौन सी 3 शैलियाँ पहले बताया, अभी हमने बता दिया। उनके बारे में विस्तार से बता दिया कि हिंदुस्तानी शैली, उर्दू शैली और हिंदी या आर्य भाषा या परिनिष्ठित या टकसाली या साहित्यिक हिंदी शैली। ये 3 शैलियाँ हमने बता दिया। हिंदुस्तानी का अर्थ हमने बताया कि हिंदुस्तानी भाषा या हिंदुस्तानी बोली या खड़ी बोली उसे कहा जाएगा जो जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की, तत्सम, तद्भव इत्यादि के जो शब्द मिलते हैं, उसे हिंदुस्तानी कहा गया। और हिंदुस्तानी की कोई एक लिपि नहीं हो सकती। इसकी अरबी भी हो सकती है, फारसी भी हो सकती है, देवनागरी भी हो सकती है, हैं? इसकी कई लिपियाँ अलग-अलग हो सकती हैं। हिंदुस्तानी की पहचान हमने ये बताया। उर्दू की पहचान हमने बताया कि उर्दू का अर्थ होता है शाही शिविर या खेमा या तंबू।
मध्यकाल में जब मुस्लिम भारत में आए तो बड़े-बड़े पड़ाव लगाते थे, बड़े-बड़े तंबू लगाते थे। यहाँ की जो बोली जाती थी इसी तंबू को ही उर्दू कहा जाता था। इसके परिप्रेक्ष्य में आप जगह-जगह आज भी उर्दू बाज़ार देख सकते हैं। दिल्ली में लाल किला बनवाया था शाहजहाँ ने और ये लाल किला इतना बड़ा शाही शिविर था, इतना बड़ा शाही शिविर था कि इसे उर्दू ए मुअल्ला कहा गया। इसी उर्दू या मुअल्ला को जब ये यहाँ के जो बोलते थे, ये उर्दू या मुअल्ला मतलब बहुत बड़ा शाही शिविर। तो यहाँ के जो लोग बोलते थे उसी को ज़बान ए उर्दू मुअल्ला कहा गया, यानी कि यहाँ के जो लोग बोलते थे उस ज़बान को कहा गया, जो बोली थी या जो भाषा थी, उस भाषा को ज़बान ए उर्दू मुअल्ला कहा गया और इसी ज़बान ए उर्दू मुअल्ला का संक्षिप्त संक्षेप रूप क्या है? उर्दू है। और तीसरा हमने बताया हिंदी या आर्य भाषा या शुद्ध हिंदी या मानक हिंदी या परिनिष्ठित हिंदी या साहित्यिक हिंदी। तो साहित्यिक हिंदी, परिनिष्ठित हिंदी या मानक हिंदी उसे कहा गया जिसमें केवल तत्सम शब्द यानी कि शुद्ध रूप से जो संस्कृत से निकले हुए शब्द हैं, जिनमें अरबी, फारसी, तुर्की का कोई प्रभाव नहीं है, न स्वीकार किया गया है, जिसको राजा लक्ष्मण सिंह लेकर चले थे, इसे क्या कहा गया? साहित्यिक बोली या खड़ी बोली टकसाली बोली या हिंदी या आर्य भाषा। तो हमने ये खड़ी बोली की 3 शैलियाँ हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी या हिंदी की जगह आप टकसाली या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ये 3 शैलियाँ हमने बताया। अगला हम आपको बताएँगे कि हिंदवी, हिंदवी का अर्थ क्या है? हिंदवी बोली हिंदवी भाषा रही क्या है? इसके बारे में हम थोड़ा-सा अभी बता देते हैं। हिंदवी, हिंदवी के बारे में जान लीजिए। तो आपने ये देखा कि खड़ी बोली की 3 शैलियाँ, कौन-कौन सी शैलियाँ? हिंदुस्तानी या हिंदुस्तानी के बाद उर्दू, हिंदुस्तानी को हमने बताया उर्दू और हिंदी के बीच की जो भाषा है, वो हिंदुस्तानी का ही हिंदुस्तानी में अरबी, फारसी, तुर्की देवता सब तब के सभी के शब्द यूज़ होते हैं, उसे हिंदुस्तानी कहा जाता है। उर्दू मतलब शाही शिविर या खेमा या तंबू, जिसे ज़बान-ए-उर्दू मुअल्ला कहा गया। इसी ज़बान-ए-उर्दू मुअल्ला का संक्षिप्त उर्दू है और हिंदी यानी परिनिष्ठित यानी कि परिनिष्ठित भाषा यानी कि साहित्यिक या आर्य भाषा जिसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ। ये हमने बता दिया। अब आइए जानते हैं हिंदुई क्या है? आपने बहुत जगह सुना होगा हिंदी, उर्दू, साहित्यिक और हिंदुई। हिंदुई, हिंदू धन ई बनी है हिंद धन ई, तो यह हिंदुई शब्द जान लीजिए। हिंदुई शब्द या 13वीं सदी का शब्द है। 13वीं सदी का शब्द है, ठीक है? इसका प्रयोग 13वीं सदी में किया गया। इसका इसका प्रयोग औफी और अमीर खुसरो ने किया है। औफी प्लस अमीर खुसरो ने किया है। हिंदुई शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी में औफी और अमीर खुसरो ने किया है, ठीक है? हिंदुई शब्द का प्रयोग किया है। खालिक बरी में हिंदवी और हिंदी दोनों का प्रयोग एक ही भाषा के लिए हुआ है। तो खुसरो ने खालिक बरी लिखा, खालिक बरी इनकी रचना है, ठीक है? खालिक बरी इनकी रचना है। इसमें इन्होंने हिंदवी और हिंदी दोनों का प्रयोग किया है। इन्होंने भाषा के लिए, ठीक है, खालिक बरी में हिंदवी और हिंदी दोनों का प्रयोग एक ही भाषा के लिए हो। भाषा के लिए एक ही भाषा के लिए, एक ही भाषा के लिए हिंदवी प्लस हिंदी दोनों का प्रयोग किया है, ठीक है? हिंदवी और हिंदी दोनों का प्रयोग एक ही भाषा के लिए खालिक बरी में अमीर खुसरो ये प्रश्न पूछता है कि इनके किस किताब में मिलता है कि हिंदवी और हिंदी एक ही भाषा है? तो खालिक बरी में 13वीं सदी में हिंदवी शब्द का प्रयोग होता था और अमीर खुसरो इसे अपने रचनाओं में जगह दिया हिंदवी शब्द को और इन्होंने हिंदवी को ही हिंदी बताया। हिंदी और हिंदवी दोनों को एक ही भाषा बताया है, ठीक है? इसमें शब्द का प्रयोग 5 बार जो खालिक बरी है उसमें हिंदवी
हिंदवी शब्द का 30 बार और हिंदी हिंदी शब्द का 5 बार। इसमें हिंदी हिंदी शब्द 5 बार 5 बार प्रयोग किया है, 5 बार प्रयोग किया है तथा हिंदवी 30 बार किया है। हिंदी शब्द खालिक बरी में हिंदी शब्द का प्रयोग 5 बार तथा हिंदवी का 30 बार प्रयोग किया गया है। अमीर खुसरो और औफी ने 13वीं शताब्दी हिंदवी को प्रयोग किया। अमीर खुसरो ने खालिक बरी लिखा। खालिक बरी में उन्होंने कहा कि हिंदी और हिंदवी दोनों एक ही है और उन्होंने हिंदी शब्द 5 बार प्रयोग किया खालिक बरी में और हिंदवी शब्द 30 बार प्रयोग किया है। हिंदवी शब्द पहले ज्यादा प्रसिद्ध था, यानी कि 30 बार प्रयोग से सिद्ध होता है, हाँ, कि यह सिद्ध होता है कि सबसे ज्यादा हिंदवी शब्द प्रयोग, यानी कि उस समय हिंदवी शब्द ज्यादा प्रचलित था। ठीक है, इससे यही पता चलता है कि यह ज्यादा प्रचलित था। धीरे धीरे हिंदवी तत्सम शब्दों से बने भाषा के लिए रूढ़ हो गया। हिंदवी में तत्सम शब्द, यह तत्सम शब्दों की भाषा बन गई। ठीक है, बनी। हिंदवी शब्द धीरे धीरे तत्सम शब्दों की भाषा यानी कि शुद्ध भाषा बन गई, रूढ़ हो गई। इसके लिए अरबी, फारसी, तुर्की, हिंदवी तत्सम मिश्रित भाषा हिंदुस्तानी कहलाई। तो हिंदवी और हिंदी को एक ही माना है। देखिए इसमें हिंदवी शब्द है, हिंदवी ही हिंदवी है, हिंदी है या शुद्ध रूप है या तत्सम शब्द जिसको हमने आर्य भाषा कहा है। तो अमीर खुसरो ने इसको शुद्ध रूप में प्रयोग किया। हिंदवी शब्द का ज्यादा प्रयोग किया, यानी कि तत्सम शब्दों का ज्यादा प्रयोग किया है, हिंदी शब्द का कम किया है। तो हिंदवी के बारे में बता रहे हैं, 13वीं शताब्दी में प्रचलित था और इसके प्रमुख लेखक औफी और अमीर खुसरो हुए। तो ये हमने बता दिया हिंदवी के भी बारे में। हिंदवी 13वीं शताब्दी औफी और अमीर खुसरो ने हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। खालिक बरी में हिंदवी और हिंदी दोनों का एक ही भाषा के लिए प्रयोग हुआ है, जिसमें हिंदी शब्द का प्रयोग 5 बार तथा हिंदवी शब्द का प्रयोग 30 बार हुआ है। अर्थात हिंदवी शब्द पहले ज्यादा प्रसिद्ध था। धीरे धीरे हिंदवी शब्द तत्सम शब्दों की से बने भाषा के लिए रूढ़ हो गया अर्थात तथा अरबी, फारसी, तुर्की, हिंदवी तत्सम तद्भव मिश्रित भाषा कौन कहलाई? हिंदुस्तानी भाषा कहलाई। तो ये हमने खड़ी बोली की जो शैलियाँ थी, उसके अलावा हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी के बीच में जो प्रश्न बनते उसको बताया, हिंदवी को बताया। अब आगे हम जो चार्ट के माध्यम से आपको हमने बोलियां बताया है, हिंदी की विभिन्न बोलियां जो क्षेत्रीय बोलियां हैं उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हम आपको बताएंगे और लिखवा देंगे। आपको लिखना हो लिख लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली वीडियो मिलते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप सभी हमारे चैनल को एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब अर्ज़, सब्बा खैर।